Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for April 19th 2019. 19 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. First question is, who was the famous Deccan Hindu king whose fleet crossed the Bay of Bengal with an army and conquered a number of states in Sumatra, Java and Malaysia? Options are A. Rajaraja 1, B. Rajendra Chola, C. Pulakesin या D. Mahipala 2. Question number 2 is, about 50% of the world population is concentrated between the latitudes of. 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इनमें से किस लैटिट्यूड के बीच में है? ऑप्शंस आर 5 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ, या 20 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ. आपको बताना है कि कहाँ पे कंसनट्रेटेड है 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. Question number 3 is, consider the following programs: afforestation and development of wasteland, reforestation and replantation in existing forest, encouraging the wood substitutes and supplying other types of fuels, promotion of wide use of insecticides and pesticides to restrict the loss of forest area from degradation caused by pest and insect. The National Forest Policy of 1988 includes which of the following? तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में इनमें से क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4, 2 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 3. इससे क्या बेनिफिट है कि आप नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की एक बार वो पढ़ लीजिएगा, है ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस in the comment section below. Now in the comment and description you can also find the link to get our current affairs PDF. जो current affairs का PDF एक compilation है. अगर आपको लगता है कि आपका current affairs weak रह गया है तो you can get that PDF. जो भी मंथ का आपका लगता है आप वहाँ ले सकते हैं. That will be comprehensive for your prelims as well as mains examination. You can take that PDF and then you can enjoy. Okay, so let's start with the news analysis part, friends. News analysis start करते हैं. Government suspends cross LOC trade after misuse by arms drugs smugglers. Okay, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी जो क्रॉस एलओसी ट्रेड है उसको अभी सस्पेंड कर दिया है फॉर मिसयूज बाय आर्म्स ड्रग स्मगलर्स. तो आर्म्स और ड्रग स्मगलर्स के मिसयूज के कारण गवर्नमेंट जो क्रॉस एलओसी का भी ट्रेड है उसको बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया है. ओके, सो दैट इज़ द थिंग. एंड अभी एक चीज़ हुई थी, इसके पहले मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि पुलवामा अटैक के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग था हमने पाकिस्तान से वो ले लिया था. ओके, मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग ले लिया था. सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ. मोस्ट फेवर्ड नेशन का बेसिकली क्या होता है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ़ यू आर गिविंग मोस्ट फेवर्ड नेशन टू वन नेशन यू हैव टू गिव इट टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स. मतलब आप इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. मोस्ट फेवर्ड नेशन किसी एक कंट्री को नहीं दिया जाता, ये सबको दिया जाता है. ओके, तो जितने के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं आपको सबके साथ कर रहे हैं. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग जो होता है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है और आपको सबको देना पड़ता है ट्रेडिंग पार्टनर्स को. इंडिया ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया था. इंडिया हैज़ गिवन दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग टू पाकिस्तान इन 1996. ओके, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग अभी तक नहीं दिया है. तो रिमेंबर दिस ऑल्सो कि इंडिया को पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग नहीं दिया था एंड इंडिया ने 1996 में ही दे दिया था. ओके, अभी रिसेंटली पुलवामा अटैक के बाद हमने इससे लिया. और मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर आपने नहीं दिया टैग देन यू कैन यूज़ एनी टैरिफ या ड्यूटी. जैसे अभी इंडिया ने 200% टैरिफ बढ़ा दिए थे ओके टुवर्ड्स पाकिस्तान. सो जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटता है तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू रिमेंबर दैट. लेकिन ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है. ऐसा मोस्ट फेवर्ड नेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपने कुछ बेनिफिट दे दिया किसी कंट्री को, वो सबको ही देना पड़ेगा. सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स को ही आपको दे के रखना पड़ेगा. दिस इज़ द थिंग. कल आपको पता है कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स इन साइट्स था. इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स इन साइट्स यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे भी आप बोल सकते हैं, 18 अप्रैल को था. एंड इकोमॉस इसको करता है. इकोमॉस में के बारे में मैंने बताया था कि 1964 में वेनिस चार्टर के बाद 1965 में इकोमॉस बना था. ओके, बेसिकली मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, यूनेस्को को भी रिपोर्ट करता है. ये सारी चीज़ें आती है. बना कब था? 1965 में इकोमॉस बना था एंड 1964 के वेनिस चार्टर से वो आया था. ओके, एंड कल आपको बताया था मैंने कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ हेरिटेज है वो 18 अप्रैल को है. थीम जो थी वो रूरल लैंडस्केप्स थी. थीम क्या थी? रूरल लैंडस्केप्स. दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. ये भी याद रखेगा. CSIR प्लान्स जीनोम सीक्वेंसिंग टू मैप द पॉपुलेशन डाइवर्सिटी. अब पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को मैप करने के लिए CSIR क्या करेगा? जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा. ओके, और जेनेटिक मैपिंग करेगा लगभग 1000 यूथ की फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया.
ओके, ये सारी चीज़ें CSIR करेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड द प्रोजेक्ट एम्स एट एजुकेटिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ जीनोमिक्स। ओके, तो जीनोमिक्स क्या होता है? जो स्टडी ऑफ जीनोम होती है, इसी को जीनोमिक्स बोलते हैं। एक बार और मैं आप डिटेल में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जीनोम बेसिकली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है। जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे सिंपल टर्म्स में कोई पूछे कि जीनोम क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाता है। इसमें डीएनए इंक्लूडेड रहता है ना। अब जीनोम के अंदर बोथ जीन्स एंड नॉन कोडिंग डीएनए इंक्लूडेड रहते हैं। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी इंक्लूडेड रहते हैं और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग, एंड स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। जो जीनोमिक्स होती है तो क्या होती है? स्टडी ऑफ जीनोम। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या, देखो क्या होता है बेसिकली, हमारा डीएनए भी रहता है जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड फेजेस से बना, जैसे AS, CS, TS, G, ओके, ACTG, इस तरह अलग अलग अल्फ़ाबेट से बना रहता है उनके सीक्वेंसिंग से। तो सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर ऑर्डर पता करना। इन ऑर्डर टू इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, मतलब कि किस ऑर्डर में आपके डीएनए सीक्वेंस्ड हैं, ACTG, AGTC, इस तरीके से किस ऑर्डर में आपके जीनोम सीक्वेंस्ड हैं, वो पता करना ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। बहुत सारी चीज़ें से पता चल जाती है, जैसे अगर जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई तो आपके कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे फॉल्ट है, पता चल जाएगा। बीमारी बहुत सारा ठीक कर सकते हैं आप, अगर आपको प्रॉपर जीनोम सीक्वेंस पता है तो। ओके, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। वहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का सीक्वेंस पता करना ही जीनोम सीक्वेंसिंग है। नाउ CSIR आपको पता है एस्टैब्लिश्ड हुई थी 26 सितंबर 1942 में, 26 सितंबर 1942 को। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। इसका चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन ऑफ CSIR इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी, ओके, विच इज रिलेटेड टू द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इट इज़ द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 37 लेबोरेटरीज चल रही हैं इसकी अभी तक। ओके, एंड इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनॉमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860। ओके, 1860 के रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत ये ऑटोनॉमस बॉडी की तरह रजिस्टर्ड है। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। याद रखिएगा इसको। यहाँ पे एक उसका नाम है, देखो, हैविंग अ सर्टेन जीन मेक्स सम पीपल लेस रिस्पॉन्सिव टू क्लोपिडोग्रेल। ओके, क्लोपिडोग्रेल का नाम आपको दिख रहा होगा। क्लोपिडोग्रेल बेसिकली एक ड्रग है दैट प्रिवेंट्स स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स। ओके, तो क्लोपिडोग्रेल जो बेसिकली एक ड्रग है जो कि हार्ट अटैक्स को रोकती है, एंड ये याद रखिएगा। तो क्लोपिडोग्रेल का नाम इसमें लिखा है। दूसरा चीज़ इसमें लिखा था हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में। तो ये भी याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर तो इलेक्शन की बात आ रही है, तो इलेक्शन हर जगह इलेक्शन ही रहेगा। यहाँ पे आगे मूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टेंडर्ड वोट्स की नाम आपको दिख रहा होगा। ऑफिशियल्स अलाउ सम पर्सन्स टू कास्ट टेंडर्ड वोट्स इन तमिलनाडु। अब देखो टेंडर्ड वोट्स क्या होते हैं। देखो, देयर इज अ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। व्हाट इज देयर इज अ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, जिसके अंदर ये बताया गया था किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। टेंडर्ड वोट क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल यू आर पर्सन एक्स। ओके, सपोज आप पर्सन एक्स हैं। अब होता क्या है, सपोज मेरा नाम सपोज शुभम है ना। शुभम इज़ माई नेम। नाउ व्हाट विल हैपन इज इफ़ यू आर गोइंग टू एन इलेक्शन, आप इलेक्शन में जाते हैं जब, तो सपोज मैं वोट देने गया, बट ये हुआ कि मेरे नाम पे वोट ऑलरेडी पड़ चुका है। सपोज दिस हैपन्स दैट समवन एल्स हैज़ ऑलरेडी गिवन द वोट इन द नेम ऑफ शुभम। उन्होंने बोला कि नहीं, आपने तो वोट डाल दिया है। आई विल से दैट नो, आई हैवंट गिवन द वोट। व्हाट विल हैपन, दे विल आस्क फॉर द IDs एंड ऑल, दे विल आस्क फॉर द वेरिफिकेशन। सपोज आई एम एबल टू प्रूफ माई आइडेंटिटी, मैं उनको सारी आइडेंटिटी कार्ड्स और ये सब दिखा देता हूँ, अपना पासपोर्ट दिखा देता हूँ, आधार कार्ड दिखा देता हूँ, पैन कार्ड दिखा देता हूँ, सब कुछ दिखा देता हूँ, और आई एम एबल टू स्टैब्लिश माई आइडेंटिटी देयर। तो क्या होगा, उनको ये समझ में आ जाएगा कि किसी गलत आदमी ने मेरा वोट दिया है। ओके, दे दिया है वोट, लेकिन किसी गलत व्यक्ति ने मेरा वोट दिया है ना। व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल टेक अ बैलेट पेपर।
ओके, बैलेट पेपर देंगे वो मुझे जिसमें सारे सिंबल्स रहेंगे, एंड दे विल अलाउ मी टू कास्ट अ वोट, एंड दैट विल बी टेंडर्ड वोट। ओके, दैट विल बी अ टेंडर्ड वोट, और उसको एक अलग लिफाफे में रखेंगे। ये चीज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउ करता है। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलाउज दिस फॉर द एक्चुअल वोटर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द एक्चुअल वोटर, देन आई विल बी एबल टू वोट देयर, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बैलेट पेपर, और वो टेंडर्ड वोट कहलाएगा। ओके, ये कब होगा? जब मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर पाऊंगा। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडर्ड वोट। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। इन अ फर्स्ट वोटिंग टेक्स प्लेस एट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेसिकली एक 225 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, 225 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, जो कि कहाँ पर है? आपका चेन्नई में है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द कंट्री, वोटिंग वॉज हेल्ड इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली इल। तो मेंटली इल लोगों के कैंपस में पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग हुई हो, और 225 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि कहाँ पर है? अयानावरम इन चेन्नई, अयानावरम चेन्नई। तो वहाँ पे ये वोटिंग की गई। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ईडी सीजेस गोल्ड ज्वेलरी वर्थ 82.1 करोड़ इन हैदराबाद एंड विजयवाड़ा। ईडी के बारे में बता देता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली दो मेजर एक्ट्स को इन्फोर्स करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा 1999, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टरेट गोज बैक टू 1956, जब ये इन्फोर्समेंट यूनिट की तरह बना था, एंड तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। फिर 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। करंट जो चेयरमैन है वो संजय कुमार मिश्रा है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। हॉल रिज्यूम्स टेस्ट ऑफ जेट ट्रेनर। अब आईजेटी का नाम आपने सुना है, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर बोलते हैं इसको। तो हॉल ने अभी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर का बेसिकली 3 साल से बंद किया हुआ था टेस्टिंग, लेकिन उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया आईजेटी, यानी कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट आया था बेसिकली 1999 में आया था, आईजेटी यानी कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, एंड इसके थ्रू इन्होंने 2 आईजेटी प्रोटोटाइप्स बनाए थे। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आईजेटी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, यहाँ आपको लिखा भी है, देखो ये देखो लिखा हुआ आईजेटी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर। ये 1999 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एंड ये जो आईजेटी प्लेन्स थे ये पहली बार 2003 में उड़े। फॉर द फर्स्ट टाइम दे फ्लू इन 2003, ये भी याद रखिएगा। ओके, एंड हॉल के बारे में तो आपको पता ही होगी कि हॉल जो है बेसिकली इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। हेडक्वार्टर उसका बेंगलुरु में है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आता है उसके अंदर, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड बेसिकली बनी ये 1940 में थी, वालचंद हीराचंद एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम पे बना था ये, एंड 1964 में इसको रीनेम कर दिया गया एज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और प्रेजेंट चेयरमैन इसके आर माधवन है। हॉल का जो HF-24 मारुत फाइटर था वो फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बना था जो कि इंडिया में बना था, है ना। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एक प्ली की गई है कि अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स के वोटिंग राइट्स के बारे में। देखो सेक्शन 62(5) जो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, सेक्शन 62(5) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वो मैंडेट करता है दैट नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन। अगर वो जेल में है तो वो वोट नहीं कर सकता। दिस इज सेक्शन 62(5) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ओके, सेक्शन 62(5). तो अभी बेसिकली यही चीज प्ली की गई कि देखो अनटिल प्रूवन गिल्टी यू शुड बी ट्रीटेड एज एन इनोसेंट पर्सन। तो जो अंडर ट्रायल्स हैं एटलीस्ट उनके तो राइट्स आप दे सकते हो, क्योंकि वो तो अंडर ट्रायल है, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने गुनाह किया ही हो, है ना। ये सारी चीज़ें भी हैं। हार्ड लैंडिंग, बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये है जेट एयरवेज के ऑपरेशंस के बंद होने पे। तो एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट देयर हैव बीन नो सीरियस बायर फॉर द जेट आफ्टर बैंक्स टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जेट एयरवेज, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड कोई खरीदने वाला नहीं था। बैंक्स ने मैनेजमेंट ले लिया था अपने हाथ में नरेश गोयल से, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। एंड दिस रेजेस सेवरल क्वेश्चन। क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं, एयरलाइंस हैं जो कि बंद होती जा रही हैं। इंडिया में एयरलाइन सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी है जिसको कि गवर्नमेंट इग्नोर कर रहा है। चाहे आप एयर इंडिया का काम देख लो, एयर इंडिया को देखो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो जाती है, बार बार एवरग्रीनिंग कर दी जाती है, बार बार गवर्नमेंट पैसा डाल देता है। लेकिन प्राइवेट एयरवेज के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अपना जॉब खो देते हैं। फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज के केस में आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ पे बहुत सारे जो एयर हॉस्टेसेस थी और बाकी जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे वहाँ पे,
एंड दे वर कंप्लेनिंग दैट कि ये गलत किया उनके साथ, उनको चीट किया गया है एक तरीके से। और सेम चीज़ है भी, क्योंकि एयर इंडिया का अगर बात आता है तो आप बार बार पैसा डालते हो, और कोई भी ऐसा प्राइवेट जेट है तो आप उसको किस तरह से इन्फ्यूज़ नहीं करते हो, कोई मदद नहीं करते हो। अगली चीज़ जो सजेशन कुछ ऑथर ने ये भी दिए हैं कि गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि जो जो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फ्यूल टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्यूल टैक्स बहुत ज़्यादा है, सरचार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, एयरपोर्ट लेवीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि जो प्रॉपर ऑपरेशंस हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं है एयरलाइंस के लिए। और अगर ऐसा रहा तो कब तक वो ऑपरेशन में रह पाएंगे, और अगर ज़्यादा ऑपरेशन में नहीं रह पाएंगी तो अगर सपोज इंडिगो स्पाइस जेट अगर चलता रहा तो एक मोनोपोली बना लेंगे और तब प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सेकेंड आर्टिकल जो लीड आर्टिकल था वो one of the most malignant legacy of Prime Minister Modi that has happened in the past 5 years। 4-5 सालों में जो एक दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो उठी हैं, जिन्होंने मतलब आप बोल सकते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। एक है हेट वायलेंस एंड दूसरा है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग एक नया फीचर था जो आपको देखने को मिला होगा, इफ़ यू हैव बीन मतलब थोड़ा अगर आप विजिलेंट रहे हो तो यू हैव बीन सीइंग मेनी इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग। तो ऑथर ने कहा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंचिंग। ऑथर ने 3 तरीके की लिंचिंग्स के बारे में बताया है। फर्स्ट इज द ओकेजनल, पहली ओकेजनल लिंचिंग होती है, एंड रैंडम क्रिमिनल लिंचिंग विदाउट एनी पैटर्न होती है ये, ठीक है ना। ये रैंडम होती है, विदाउट एनी पैटर्न होती है, ओकेजनल होती है। सेकंड जो होती है वो रफ जस्टिस होती है। द रफ जस्टिस लिंचिंग जो होती है वो पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड बाय फेलियर्स ऑफ लीगल जस्टिस, ऐसी जगहों पे जहाँ पे लॉ काम नहीं करता है वहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वहाँ पे ये रफ जस्टिस की लिंचिंग होती है। तीसरी जो काइंड की होती है वो हेट क्राइम के ऊपर होती है। हेट क्राइम मतलब कि एक कम्युनिटी के बीच में, एक कास्ट के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है इसमें। तो द थर्ड काइंड इज दैट ऑफ हेट क्राइम। एंड इसी आर्टिकल में बाकी यहाँ पे भी पीएम मोदी का क्रिटिसिज्म ही था, तो वो अपन नहीं देखेंगे। तो वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बस हमको ये देखना है कि आर्टिकल में क्या आया। हमको लिंचिंग के बारे में 3 चीज़ें पता चली, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आपको कभी आंसर लिखने के लिए आता है तो आप ओकेजनल, रफ और ये जो थर्ड टाइप की थी हेट क्राइम की लिंचिंग, इन तीनों के बारे में लिख सकते हैं, तो यू विल बी एबल टू राइट एन आंसर। प्रेडिक्टेबल केओस इन लिबिया, बेसिकली लिबिया में बहुत ज़्यादा केओस चल रहा है इस समय, है ना। क्यों चल रहा है? क्योंकि आप सबको पता है कि अमेरिका एक समय मुहिम पे निकला था कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर देंगे। देखो अमेरिका हमेशा से एक ऐसी कंट्री रहा है जिसने सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो। वर्ल्ड वॉर में इतने लोगों की लाशों पे उन्होंने अपनी रोटी सेक ली, सेम उन्होंने किया अफगानिस्तान में, सेम उन्होंने किया इराक में, एंड सेम वो करना किया था उन्होंने लिबिया में भी। जब मुअम्मार गद्दाफ़ी को इन सब चीज़ों को इनको रिमूव किया था, गद्दाफ़ी था वहाँ पे, गद्दाफ़ी को रिमूव किया, एंड लिबिया में भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए आउटसाइड इंटरफेरेंस किया। देखो वेस्टर्न इंटरफेरेंस जहाँ जहाँ जिस कंट्री में आए उन कंट्रीज़ को उसने बर्बाद कर दिया है। वेस्टर्न इंटरफेरेंस ने हर उस कंट्री को बर्बाद किया है जहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल इराक को पूरा तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को पूरा बर्बाद कर दिया, देन उन्होंने इसी तरीके से लिबिया को भी बर्बाद कर दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आज लिबिया में इतना ज़्यादा वहाँ पे क्योस चल रहा है कि यही नहीं पता कि कौन से टेरर ग्रुप के अंतर्गत वो लिबिया आता है। लिबिया में पूरे टेरर ग्रुप्स ही बने हुए हैं, इराक के टेरर ग्रुप्स, इसके टेरर ग्रुप्स, एंड इस तरीके का वेस्टर्न जो इंटरफेरेंस है उसे बंद करना चाहिए, उसे बंद होना चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि इम्प्लांटेशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स शुड बी स्टॉप्ड। जो इम्प्लांट करना चाहते हो आप डेमोक्रेसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, वो बंद करना चाहिए। यूएन को भी ये समझना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर बहुत सारे देखो कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होना ज़रूरी नहीं है, हर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होती है। कुछ कंट्रीज़ अलग तरीके से रूल होती हैं, उनको उस तरीके से रूल करने दो। ज़बरदस्ती का अगर आप उसमें इंटरफेरेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उस कंट्री के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो दैट इज़ द थिंग, लिबिया में यही हुआ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। यहाँ पे इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया गया है। इलेक्टोरल रोल बेसिकली लिस्ट ऑफ पर्सन्स होती है हु आर एलिजिबल टू वोट, okay, and every Indian citizens who has attained the age of 18 years on qualifying date, that is the first day of January of the year of revision of electoral roll, उस साल की 1 जनवरी तक आपको 18 साल का होना है। उस साल की 1 जनवरी तक आपको 18 साल का होना है, तभी आप क्वालिफाइड हैं, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब इलेक्टोरल रोल में आपका नाम नहीं आएगा। 1 जनवरी तक आपको होना है, जून में नहीं होना है, जुलाई में नहीं होना है, लेकिन 1 जनवरी को होना है ना, याद रखिएगा। सो ये जो रोल होता है अपडेट होता है हर साल सितंबर अक्टूबर के टाइम में, एंड पब्लिश होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। आगे की तरफ मूव करते जाते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ आइटम है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेजॉन टू शट डाउन ऑपरेशंस इन चाइना, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है चाइना में, अलीबाबा से लेके आपको हर कंपनी वहाँ पे कंपटीशन दे रही है। और चाइना को सोचो, अमेजन जैसी कंपनी वहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, धंधा नहीं कर पा रही है। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड है चाइना का जो लोकल मार्केट है। उसी तरीके से हमको इंडिया में भी डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, पर हम तो साले बिक जाते हैं। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चाइना कि ऑनलाइन स्टोर्स में इतना कंपटीशन था कि Amazon.com जो है वो 18 जुलाई तक अपने फंक्शंस बंद कर देगा। अमेजॉन ई कॉमर्स जाइंट है जो कि यूएसए से बिलोंग करता है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करता है, और वो काम नहीं कर पा रहे चाइना में, इसलिए उनको वहाँ पे ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। दिख रहा है ना आपको। नीड टू एड्रेस द ग्रोथ चैलेंजेस, बेसिकली यहाँ पे इन्फ्लेशन और इन सब की बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के दौरान। कौन कर रहा है? शक्तिकांता दास, जो हमारे इस समय कौन है? इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। ओके, एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो 6.25 से 6 घटाने की बात की जा रही है 2019-20 के को देखते हुए। वो सब चीज़ें अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी फिनेंस एक्ट 2016 के थ्रू, स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क बनाया गया। एंड क्यों बनाया गया? बेसिकली मेन जो इसका टारगेट है वो क्या है? बेंचमार्क पॉलिसी रेट, यानी कि रेपो रेट को इस तरीके से एडजस्ट करना कि जो इन्फ्लेशन है वो सब कंटेन रह सके। ओके, बेसिकली इसका एम यही है। एंड मीटिंग ऑफ एनपीसी शैल बी हेल्ड एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, 4 बार एटलीस्ट होनी है एक साल में मीटिंग। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से रहते हैं जिसमें गवर्नर होता है, चेयरपर्सन डेप्यूटी गवर्नर होता है ऑफ आरबीआई इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड 1 ऑफिसर ऑफ द आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। ओके, एंड 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं, दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, वो 4 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई हैज़ पब्लिश्ड इन्फ्लेशन टारगेट्स ऑफ 4 ± 2%। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है वो 4 ± 2% के लिए होती है, याद रखिएगा। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं अपन। ओके, सो मुंबई इंडियंस जीत गया है और इधर मैन सिटी हार गई है, टॉटनहम जीत गया है ना। तो अब अच्छा होने वाला है, यूसीएल का जो चैंपियंस लीग का जो फाइनल होगा वो बहुत अच्छा होगा। प्लास्टिक बॉटल्स टर्न्ड इनटू शर्ट्स, अब प्लास्टिक बॉटल्स को शर्ट्स में बदल दिया है, किसने? पोलो ने। देखो, पोलो पहली ऐसी कंपनी नहीं है जिसने कि रिसाइकल करके शर्ट्स बनाई हो। याद रखिएगा, अगर आपको यूपीएससी ऐसा देता कि पोलो इज़ द फर्स्ट कंपनी टू मेक अ टी शर्ट आउट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल, तो बिल्कुल गलत है। पोलो ने अभी रिसेंटली अर्थ पोलो नाम का एक वर्जन रिलीज़ किया है, अर्थ पोलो उसको बोला है। दीज आर द आइकॉनिक पोलो टी शर्ट्स विच आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स, है ना। रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स के थ्रू वो बनी है, एंड दे आर डाइड फ्रॉम अ प्रोसेस दैट यूजेस जीरो वाटर। ओके, फिर उसकी उनकी डाइंग की गई है, उसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। इस मॉडल को बोला जा रहा है अर्थ पोलो। अर्थ पोलो, अगर आपसे कोई पूछे क्या हो अर्थ पोलो क्या है, तो कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक ऐसी टी शर्ट है जो कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी है, आपको दिख रही है। अब ये पता नहीं रिसाइकल्ड प्लास्टिक वाली कि नॉर्मल वाली है, ऐसी कभी कभी ऐसे ही दिखा देते हैं लोग। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन पार्टनरशिप विद फर्स्ट माइल। जो टी शर्ट्स हैं वो फर्स्ट माइल के साथ पार्टनरशिप में निकाली गई है। फर्स्ट माइल क्या है? बेसिकली ये कलेक्ट करते हैं बॉटल्स को एंड उनको यार्न में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर उससे फैब्रिक बनाते हैं। तो फर्स्ट माइल प्लस पोलो, याद रखिएगा, फर्स्ट माइल प्लस पोलो। टॉप यूके ऑनर फॉर इंडियन साइंटिस्ट, बेसिकली सिप्ला के चेयरमैन है यूसुफ हमीद। ओके, यूसुफ हमीद, तो वो यूके के एक जो बेसिकली लिस्ट निकलती है रॉयल सोसाइटी फेलोज, उसको रॉयल सोसाइटी फेलो बोलते हैं। एंड सिप्ला जो है वो फार्मास्यूटिकल मेजर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल मेजर है। यूसुफ हमीद का नाम याद रखेगा, इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट हैं। इनको 2019 की लिस्ट ऑफ यूकेज रॉयल सोसाइटी फेलोज में डाला गया है। ओके, तो एक तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। And that is it for the day. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.